देखिए, बात कर रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? हमारे 16वें वर्ग का प्रथम सदस्य है। 16वें वर्ग में सदस्य होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर धातुएं होती हैं, सेलेनियम और टेल्यूरियम उपधातु होती हैं और पोलोनियम रेडियो एक्टिव होते हुए भी धातु होती है। या हम कहें कि पोलोनियम रेडियो एक्टिव धातु होती है। उसके बाद इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2NP4 के रूप में होता है 16वें वर्ग के तत्वों का। और इन सभी तत्वों पीछे वाले तत्वों की या पीछे वाले वर्ग की अपेक्षाएं आयनन ऊर्जा, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर सभी वृद्धि होती है, सभी में वृद्धि होती है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट आता है हमारा ऑक्सीजन। या तो हम कह दें कि ऑक्सीजन गैस या कह दें ड्राई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस का जो निर्माण होता है वो होता है पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण से। मिश्रण में इसमें इसका सूत्र होता है O2 रासायनिक सूत्र, और इसका अणु भार होता है, भाई ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार कितना 16, और यहाँ कितने परमाणु है इसके 2, 16 दूनी 32 हो जाएगा O2 का। ठीक है, तो इसका अणु भार होता है 32। और हम इसकी यदि बात करें प्रयोगशाला में निर्माण की, तो प्रयोगशाला में निर्माण करने के लिए हमें पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड KClO3 पोटेशियम क्लोरेट और जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है वो उत्प्रेरक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? उत्प्रेरक के रूप में। और इन दोनों को 4:1 में मिलाते हैं, यानी जितना भी पोटेशियम क्लोरेट होगा उसका 25% होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड, और मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा? उत्प्रेरक होगा। क्या होगा? उत्प्रेरक होगा। उत्प्रेरक क्या होता है? वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं या अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। और अभिक्रिया के अंत में या अभिक्रिया फिनिश होने के बाद ये जिस रूप में मिलाए गए थे उसी रूप में वापस प्राप्त हो जाते हैं। तो अब इसकी क्रिया जब मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है, इसकी उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। तो ये आगे हमारा गर्म करेंगे तो यहां पर एक तो बन जाएगा KCl, क्या बन जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड, और बन जाएगी ऑक्सीजन गैस। अब इसे संतुलित करें तो यहां तो ऑक्सीजन के 3 हैं और यहां 2 हैं, तो यहां 3 से गुणा कर दें, 3 दूनी 6, और यहां कर दें 2 से, तो यहां भी 3 दूनी 6। अब ये KCl भी तो 2 हो गया, तो यहां भी कर दें 2 से गुणा, ये क्या हो गया? 2 KCl, और ये क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गई। प्रयोगशाला में हम ऑक्सीजन बनाते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को 4:1 में लेकर के, किसमें? एक परख नली में या कांच की नली में लेकर के, और तब हम इसका निर्माण करते हैं। देखो भाई, ऑक्सीजन बनाने के लिए प्रयोगशाला में एक हम एक कांच की नली लेते हैं और कांच की नली को एक निकास नली के माध्यम से गैस जार से जोड़ दिया जाता है। गैस जार में होता है ठंडा जल भरा हुआ, ठीक है, ये स्टैंड होता है नली को रोकने के लिए। अब यहाँ से इस पर बर्नर लगा दिया जाता है और इसमें लिया जाता है पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है और पोटेशियम क्लोरेट अभिक्रिया में भाग लेता है। जब इसको बर्नर से धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो जो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड तो यहीं स्टोर हो जाता है नीचे द्रव अवस्था में, और ऑक्सीजन गैस अवस्था में परख नली के इस निकास नली के माध्यम से गैस जार में पहुंचती रहती है और बुलबुलों के रूप में ऊपर निकल करके पानी के ऊपर एकत्रित हो जाती है।
और कुछ समय बाद जैसे गैस जार भर जाता है तो इसे उल्टा रखा हुआ होता है, ये उल्टा रखा होता है, इसको सीधा कर लिया जाता है, ऑक्सीजन हमारे जार में आ जाती है और जल नीचे रह जाता है। ये रिएक्शन बार बार चलती रहती है। ये मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज डाइऑक्साइड जिस अवस्था में हमने मिलाया था उसी अवस्था में इसी नली में स्टोर रहता है, उसकी ना अवस्था चेंज होती है ना ही वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। केवल एक मृत अवस्था में कहें तो एक मृत अवस्था में यहीं पर पड़ा रहता है और इसकी अभिक्रियाशीलता को बढ़ाता रहता है। किसकी? पोटेशियम क्लोरेट की। देखिए बात करते हैं ऑक्सीजन के भौतिक गुणों की। पहला गुण होता है इसका कि रंगहीन होती है, स्वादहीन होती है और यह गंधहीन भी होती है। दूसरा गुण क्या है ये इसका कि ये पारदर्शक होती है, यानी इसमें से आर पार दिखाई दे सकता है। तीसरा गुण है ये वायु से भारी होती है और चौथा गुण है इसका कि यह जल में अल्प विलेय कहें या बहुत कम मात्रा में विलेय होती है, कम मात्रा में विलेय होती है। अब जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति होने के कारण ही जल में जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं या जो जंतु होते हैं वो श्वास ले सकते हैं। मछलियां भी जल में श्वास ले सकती हैं परंतु उनकी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती। गलफड़ों से केवल श्वास ले सकती हैं। श्वास का मतलब क्या है कि जो एक तरह से पंपिंग कर सकती है कुछ समय के लिए। मछलियां भी ऊपर आती हैं, श्वास लेती हैं, फिर नीचे चली जाती हैं, बार बार ये एक्टिविटी चलती रहती है उनकी। गलफड़ों से सांस लेने का मतलब है कि वो पंपिंग कर लेती हैं अंदर से अंदर, पर उसमें ऑक्सीजन की यदि लगातार गलफड़ों से सांस लेते रहेंगे जीव, जो समुद्री जीव होते हैं, तो उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिनसे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद ऊपर आते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेके जाते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, फिर 2-3 बार नीचे लेंगे, फिर एक बार ऊपर आ जाएंगे। ये क्रम लगातार चलता रहता है। जो मानव होता है, मानव कभी भी पानी में श्वास नहीं ले सकता क्योंकि हमें अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारे बॉडी को कम से कम 70% ऑक्सीजन चाहिए, 30% अदर गैस कम से कम। वैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, 90+% ऑक्सीजन हमारे पास होनी चाहिए। जैसे ही हमारी 90 से नीचे आ जाती है तो घबराहट, ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं बॉडी में। जैसे हमारी श्वास में ऑक्सीजन का प्रेशर 90 से कम हो जाता है, जैसे 70 से नीचे जाता है तो हमारा हार्ट अटैक हो जाता है, यानी जो पंपिंग करना बंद कर देता है हार्ट, यदि हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाए तो। क्योंकि उससे हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है बॉडी में हार्ट की पंपिंग कराना, और एक तरह से वो काम करता है उत्प्रेरक का। किसका काम करता है? उत्प्रेरक का। यदि ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं हो तो ब्लड को पूरे शरीर का एक चक्कर लगाने में 6 वर्ष लग जाते हैं। एक बार सर से पैर तक जाना, पैर से वापस सर तक पहुंचना, उसका पूरा चक्कर लग जाता है 6 वर्ष में। और हीमोग्लोबिन यदि हमारे पर्याप्त मात्रा में है तो हम जितना समय एक बार सांस लेने में और छोड़ने में लगाते हैं उतने समय में बॉडी का पूरा एक चक्कर लग जाता है ब्लड का, यानी लगभग 2 से 3 सेकंड में। और यदि हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो वही काम होता है 6 वर्ष में। और हीमोग्लोबिन का एक और काम होता है कि उसकी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही खून का रंग लाल होता है, अन्यथा वास्तविक रंग पीला होता है। भाई आदमी जब मर जाता है, श्वास नहीं ले रहा है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। भाई ऑक्सीजन जाएगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसका हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और जितना उसमें ब्लड है बॉडी में वो सब पीला पड़ जाएगा, यानी पीले एक प्लाज्मा के रूप में बन जाएगा। और यदि हम किसी मृत व्यक्ति की बॉडी की नस को काट दें तो वहाँ से खून नहीं निकलेगा, प्लाज्मा में कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि खून की जो गति है वो बंद हो गई, खून की गति बंद हो चुकी होती है। तो हम बात करते हैं कि जल में बहुत कम मात्रा में विलय होता है। जल में विलयता के कारण ही कुछ जंतु या कुछ जीव पानी में भी जीवित रह सकते हैं, वहीं से उनकी ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है। देखो बात करते हैं ऑक्सीजन गैस के रासायनिक गुण।
पहला गुण है लिटमस पर प्रभाव। लिटमस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि एक उदासीन गैस है, ना तो ये अम्लीय होती है और ना ही ये क्षारीय होती है, तो लिटमस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2 बात करें दहन, तो ये स्वयं नहीं जलती है, स्वयं नहीं जलती है, परंतु कोई अन्य वस्तु इसके बिना नहीं जलती है। यह स्वयं नहीं जलती परंतु जलाने में सहायक होती है, जलाने में सहायक होती है। यानी कहीं भी जहां आग लगी होगी तो वहां ऑक्सीजन अवश्य होगी। इसका एक जो सबसे मुख्य गुण है वो चांदी के साथ होता है। हम चांदी ले लें और चांदी को एक जगह पर पिघला लें, गरम करके उसे पिघला लें, तो वहाँ पर आसपास जहाँ पर पिघली हुई चांदी होगी वहाँ पर आसपास ऑक्सीजन नहीं होगी। चांदी जो होती है पिघलने के बाद आसपास की सारी ऑक्सीजन को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। पिघली हुई चांदी के आसपास हम कभी माचिस की तिल्ली नहीं जला सकते, जलेगी नहीं, और वो जैसे ही सूख जाएगी या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, चांदी ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद उसमें से ऑक्सीजन निकलने लगती है, उसमें से ऑक्सीजन निष्कासित होती है। और यदि चांदी पिघली हुई है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा वो 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं नंबर 3 धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया, तो ये धातुओं से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे कॉपर के साथ क्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जिंक से करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, आयरन से करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। भाई कोई भी धातु ले, मानो हमने कॉपर ले लिया, Cu+O2 करेंगे तो ये बनाएगा CuO। संतुलित करें तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ 1 है, 2 से गुणा कर दें और 2 से कर दें यहाँ। मानो हमने जिंक से अभिक्रिया करा दी ऑक्सीजन की, तो ये क्या बना देगा ZnO, 2 यहाँ और 2 ही। ऐसे किसी से भी करा दो, जिस भी धातु से करेगा उसी धातु का ऑक्साइड बना देगा। देखो इसका रासायनिक गुण है, उसमें यह कहा था धातुओं से अभिक्रिया, अधातुओं से अभिक्रिया। अब ये अधातुओं से अभिक्रिया करेगा, मानो हमने ले लिया धातु कार्बन और कार्बन से ऑक्सीजन की क्रिया करा दें तो बन जाएगी कार्बन डाई। सल्फर ले ली, सल्फर से ऑक्सीजन क्रिया करा दें तो ये बन जाएगी सल्फर डाई ऑक्साइड। बहुत सारी परिस्थितियों में मैंने बोला है प्रमुखतः, ये प्रमुखतः डाइऑक्साइड बनाता है, वैसे मोनोऑक्साइड भी बनाता है। फास्फोरस के साथ क्रिया करा दें इसके तो ये पेंटाऑक्साइड बनाता है। यदि इसकी अभिक्रिया हम बना दें किससे, फास्फोरस से करा दें तो फास्फोरस के साथ पेंटाऑक्साइड बनाता है। कार्बन के साथ एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है CO। अब इसको संतुलित करें तो यहाँ P के 2 हम 2 से गुणा यहाँ कर लेंगे और यहाँ कितना है, ये 5 है। अब 5 के लिए भाई हमें यहाँ 5 से गुणा, 5 दूनी 10 और यहाँ भी यहाँ P2 हो गया हमारा, और यहाँ गुणा कर दें किससे भाई, यहाँ भी तो 10 ये होना चाहिए, ये 5 दूनी 10 2 से, और यहाँ कर देंगे 4 से। यहाँ P के 4 हो गए, O के कितने हो गए 10, P के 4 O के 10। ये मोनोऑक्साइड ही बनाता है। फास्फोरस के साथ तो ये क्या बनाता है, पेंटाऑक्साइड बनाता है। मोस्टली अधिकतम अभिक्रियाओं में डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनाता है। एक बात ध्यान दीजिए, मैंने नाइट्रोजन जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि नाइट्रोजन जो होता है पहली बार यदि ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तब वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा NO, और फिर उसकी दोबारा क्रिया फिर ऑक्सीजन से कराएंगे तब वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी पहली बार में कभी भी नाइट्रोजन जो होता है वो डाइऑक्साइड नहीं बनाता। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं। यानी पहली बार क्रिया नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कराई जाएगी तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे, ठीक है। और दोबारा में ऐसी इसकी फिर क्रिया यानी NO नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया फिर हम ऑक्सीजन से करा देंगे तो ये नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाएगा। फिर इसको संतुलित कर लीजिए आप,
ठीक है, यानी पहली बार में नाइट्रोजन कभी भी पेरोक्साइड या डाइऑक्साइड नहीं बनाता है।